So capacitance of parallel plate capacitor is directly proportional to the area of plates and inversely proportional to the separation between plates. ठीक, ये वर्डिंग कंप्लीट हो गई कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद ये पैराग्राफ आप लोग लिख लेंगे तो रिजल्ट जो है डेरिवेशन हमने फाइनल ड्राइव किया रिजल्ट उसकी ये कंक्लूजन है कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस डी के। एक और चीज़ वो ये कि हम दो टाइप के सर्किट के अंदर कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम कंपोनेंट्स को या तो पैरेलल कनेक्ट करें या सीरीज में कनेक्ट करें। जो पैरेलल कनेक्शन अगर है तो उसमें वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा। ठीक, जितने भी कंपोनेंट्स मैं आगे कनेक्ट करता चला जाऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज सेम रहेगा और करंट डिवाइड होगा। करंट डिवाइड होगा या चार्ज डिवाइड होगा, एक ही बात है। जो चीज़ करंट के लिए एप्लीकेबल है वही चार्ज के लिए भी एप्लीकेबल है। पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा और चार्ज या करंट हमेशा डिवाइड होगा। सो आप यहाँ पे लिखें करंट स्लैश चार्ज। वोल्टेज क्योंकि सेम है पैरेलल में हर कॉम्बिनेशन के लिए और चार्ज इस वजह से डिवाइड होता चला जाएगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कॉम्बिनेशन में चार्ज को फ्लो करने के लिए या करंट को फ्लो करने के लिए डिफरेंट पाथ अवेलेबल हैं। तो कोई चार्ज किसी पाथ से मूव करेगा और कोई चार्ज किसी और पाथ से मूव करेगा। सो क्योंकि पाथ डिफरेंट मौजूद हैं, पाथ डिफरेंट मौजूद हैं, इस वजह से चार्ज या करंट डिवाइड होंगे। सीरीज के अंदर हमारे पास वोल्टेज डिवाइड होगा और करंट या चार्ज हमेशा सेम रहेंगे। ठीक, एक डेरिवेशन में ड्राइव करने में इंटरेस्टेड हूँ। कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कि लेट सपोज मेरे पास तीन कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है और वो एक ही पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है, यानी कि एक ही बैटरी के साथ कनेक्टेड है। जैसा आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि ये तीन कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्टेड हैं और एक बैटरी के साथ ये कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि जब ये करंट मिसाल के तौर पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करना शुरू करता है तो इस पॉइंट पे आने के बाद इसके पास पॉसिबिलिटी है कि या तो ये ऊपर चला जाए या ये सीधा चला जाए या ये नीचे चला जाए। तो यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि चार्जेस डिवाइड होंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से निकला, ऊपर गया, उसके बाद लेफ्ट साइड पे मुड़ा, तो इस पॉइंट पे आने के बाद इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन या तो सीधा चला जाए या ऊपर चला जाए या फिर नीचे चला जाए। तो मैं इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कह रहा हूँ। ठीक, मुझे इन कैपेसिटर्स की, जो कि तीन कैपेसिटर्स हैं, इनकी इक्वलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो चार्ज सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लूँ कि पहले कैपेसिटर के लिए चार्ज क्या होगा Q1, दूसरे कैपेसिटर के लिए चार्ज क्या होगा Q2, तीसरे कैपेसिटर के लिए चार्ज क्या होगा Q3। फॉर्मूला मुझे पता है C1 इंटू वी, सेकेंड के लिए C2 मल्टीप्लाइड बाई वी और C3 मल्टीप्लाइड बाई वी फॉर द थर्ड कैपेसिटर। तीनों कैपेसिटर्स के लिए वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि वोल्टेज हमेशा सेम है बट चार्ज हमेशा डिफरेंट होगा, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मिसाल के तौर पे कि मैं इन तीनों कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर दूं एक सिंगल कैपेसिटर से। ये जो तीन कैपेसिटर्स हैं C1, C2 एंड C3, मैं इनको रिप्लेस कर देता हूं एक सिंगल कैपेसिटर से विच इज C और उसको मैं इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, वो मुझे कैलकुलेट करनी है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो Q है। सो चार्ज क्या हो जाएगा, बेसिकली जो तीनों पे डिवाइड हो रहा है उसका सम हो जाएगा क्योंकि अब एक सिंगल कैपेसिटर मौजूद है या एक बड़ा कैपेसिटर मौजूद है। तो जब एक बड़ा कैपेसिटर मैं इन तीनों कैपेसिटर्स की रिप्लेसमेंट में कनेक्ट कर रहा हूँ तो जो इन तीनों कैपेसिटर्स के लिए चार्ज है इस कैपेसिटर के लिए वो चार्ज क्या होगा, तीनों का बेसिकली सम हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो C है इसके लिए चार्ज क्या है Q और वो इक्वल किसके Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। Q टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल हो जाएगा, C मल्टीप्लाइड बाई V। बैटरी मेरे पास वही है लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो अब C हो गई है और जो टोटल चार्ज है वो क्या है Q और जो डिवाइड हो रहा है चार्ज वो क्या है Q1, Q2 एंड Q3। सो इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में मैं वैल्यूज पुट कर दूं। सो Q की जगह C इंटू वी लिख दिया, Q1, Q2 एंड Q3 की जगह ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं। राइट हैंड साइड से मैं V को अगर कॉमन लिख लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। लेफ्ट हैंड साइड पे भी V है, राइट हैंड साइड पे भी V है, V से V कैंसिल हो जाएगा। सो C इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपल
जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है या जो टोटल कैपेसिटेंस है वो बेसिकली इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस का सम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। मैंने ये 3 कैपेसिटर्स के लिए ड्राइव किया है। अगर मेरे पास 4 कैपेसिटर हो तो एक कैपेसिटर और आप कनेक्ट कर लें और उसके बाद Q4 के लिए भी रिलेशन लिख लें। तो आप इस तरीके से C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 आपके पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा। ये हमारे पास एक सिंपल सी डेरिवेशन है कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। ये मैं फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में यूज करूंगा। ये जो दोनों बातें हैं ये आपको खास तौर पे याद रखनी है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम है, चार्ज या करंट डिवाइड हो रहा है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है और सीरीज में चार्ज या करंट सेम है। ये मेरे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन की डायग्राम भी हो गई। नेक्स्ट टाइम मैं कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करूंगा और उसके लिए भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करूंगा। नाउ वी आर ड्राइविंग अ रिलेशन व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सेम लास्ट डेरिवेशन की तरह मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं C1, C2 एंड C3 एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब है दे आर कनेक्टेड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में कैपेसिटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दिस इज C1। ये दो मैंने टर्मिनल्स पॉइंट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए, दिस इज A, दिस इज B। तो कैपेसिटर C1 के अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो बेसिकली वो पोटेंशियल कहलाएगा पोटेंशियल A और B पॉइंट्स के दरमियान का। कि जो कैपेसिटर C1 की प्लेट्स पे पोटेंशियल है वो बेसिकली वही पोटेंशियल है जो A और B पॉइंट के दरमियान है। सेम इसी तरीके से सेकंड कैपेसिटर है C2। इसके जो दो पॉइंट्स हैं वो B और C हैं। कि जो C2 के प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है जो पॉइंट B और C के दरमियान है। सेम फॉर C3, पॉइंट्स आर C एंड D। ये जो C3 कैपेसिटर है इसकी जो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल है वो वही पोटेंशियल है जो पॉइंट C और D के दरमियान है। और ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, दे आर कनेक्टेड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक बैटरी के साथ ये तीनों कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्योंकि पोटेंशियल तीनों के लिए डिफरेंट होगा तो मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ कि तीनों कैपेसिटर्स की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है। फॉर फर्स्ट कैपेसिटर पोटेंशियल VAB, पहले वाले कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल क्या है VAB इक्वल्स Q अपॉन C1। फॉर सेकंड कैपेसिटर VBC, पॉइंट B और C के दरमियान जो पोटेंशियल है सेकंड कैपेसिटर के लिए वो क्या है Q अपॉन C2। और जो थर्ड कैपेसिटर है उसके प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल क्या है VCD विच इज इक्वल्स Q अपॉन C3। तीनों जगह मैंने Q लिखा है। Q लिखने की वजह ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन है और शुरू में मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में वीडियो में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहेगा, यानी कि जो चार्ज C1 को मिल रहा है या जो करंट C1 की प्लेट्स तक पहुंच रहा है वही करंट या चार्ज C2 तक भी पहुंच रहा है और वही चार्ज या करंट C3 तक भी पहुंच रहा है। बट तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंट है, वो मैंने अलग अलग लिखा है VAB, VBC एंड VCD। बट तीनों कैपेसिटर्स के लिए जो चार्ज है जो करंट है अगर मैं कहना चाहूँ तो वो सेम है विच इज Q। लेट सपोज मैं इन तीनों कैपेसिटर्स को एक सिंगल बड़े कैपेसिटर से रिप्लेस कर रहा हूँ और उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो C है और उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसे मैंने VAD का नाम दे दिया है कि पॉइंट A और पॉइंट D के दरमियान तीन छोटे छोटे कैपेसिटर्स कनेक्ट करने की जगह मैं एक बड़ा कैपेसिटर कनेक्ट कर रहा हूँ विच इज C। तो पॉइंट्स वही हैं A और D, उनके दरमियान तीन छोटे छोटे कैपेसिटर्स की जगह एक बड़ा कैपेसिटर मौजूद है विच इज C। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा VAD और किसके इक्वल होगा Q अपॉन C के। अब अगर आप गौर करें तो A और D के दरमियान जो पोटेंशियल है वो बेसिकली AB पोटेंशियल, BC पोटेंशियल और CD पोटेंशियल का सम होगा। कि जो A और D पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल है वो बेसिकली वही पोटेंशियल है जो तीनों इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का सम है। सो VAD इक्वल्स VAB प्लस VBC प्लस VCD। VAD की वैल्यू मेरे पास मौजूद है Q अपॉन C, आई हैव रिटन हेयर। VAB की वैल्यू मौजूद है Q अपॉन C1, आई हैव रिटन हेयर। VBC और VCD की वैल्यूज भी मौजूद हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। फ्रॉम राइट हैंड साइड आई हैव टेकन Q कॉमन, सो क्या बच जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल लेफ्ट हैंड साइड के, सो 1 अपॉन C इक्वल्स 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका रेसिप्रोकल बेसिकली इक्वल है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस की।
पहले मैं C1 का रेसिप्रोकल लूँ, फिर C2 का रेसिप्रोकल लूँ और फिर C3 का रेसिप्रोकल लूँ, इनवर्स लूँ यानी कि 1 से डिवाइड करूँ, उनका सम करूँ तो मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का भी रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक, सो ये मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी फॉर्मूला आ गया। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ करने आगे, और मुझे देखना है कि किस तरीके से मैं इसको यूज़ करूँ। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी। सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। देखें ये जो कैपेसिटर का टॉपिक है इसकी डेरिवेशन तो शायद आसान है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये न्यूमेरिकल बहुत लेंदी हैं और आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होगी हर स्टेप के साथ, ताकि आपको पता चल सके कि असल में वहाँ पे हो क्या रहा है। कभी वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो अगर आप उसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे डायग्राम को और याद रखेंगे कि सीरीज में चार्ज या करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है और चार्ज या करंट डिफरेंट है, जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था, तो आपको आसानी होगी, वरना अदरवाइज ये न्यूमेरिकल बड़े टिपिकल हैं और ये पेपर में अक्सर आते भी हैं। मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट बुक से पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर 15। C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है, मैंने डायग्राम खुद से ड्रॉ की है। C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन दो कैपेसिटर्स के साथ एक तीसरा कैपेसिटर C3 सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन में उसने बताया है C3 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2, और ये पूरा कॉम्बिनेशन C1 C2 एंड C3 का एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है विच इज प्रोवाइडिंग 120 वोल्ट्स। मुझे क्वेश्चन में वो उसने कहा है कि टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C फाइंड करनी है, उसके अलावा मुझे इंडिविजुअल चार्जेस भी फाइंड करने हैं कि C1 कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो Q1 है, C2 कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो Q2 है, और जो C3 कैपेसिटर है उस पे जो चार्ज है वो क्या है, Q3 है। तो मुझे टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C भी फाइंड करनी है और इंडिविजुअल चार्ज Q1 Q2 एंड Q3 भी फाइंड करना है। बैटरी का पोटेंशियल मुझे पता है। सबसे पहले ये वाला जो लूप है, ये वाला जो क्लोज्ड पाथ है C1 और C2 का, सबसे पहले मैं इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ। सो लेट सपोज C4 इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C2, कि जो C4 है, क्योंकि C3 तक तो मैं यहाँ नाम दे चुका हूँ, C4 वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, वो बड़ा कैपेसिटर है जो C1 और C2 की रिप्लेसमेंट है, या C1 और C2 को मैं हटा दूं और उसकी जगह एक बड़ा कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं जो इसकी रिप्लेसमेंट हो, तो वो क्या है, C4। और क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो C4 कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, विच इज C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू भी मौजूद है, C2 की वैल्यू भी मौजूद है, आप पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो आंसर हो गया मेरे पास 3 एक्सपोनेंट माइनस 6 फैरेड। अब आप पुरानी वाली डायग्राम को देखें तो C3 एज इट इज मौजूद था, मैंने उसको ड्रॉ कर दिया, और C1 और C2 की जगह जो मैंने कैपेसिटेंस फाइंड किया C4, उसको मैंने आगे कनेक्ट कर दिया C3 के साथ, विच इज इन सीरीज। ठीक, C1 एंड C2 की रिप्लेसमेंट में जो पुरानी वाली डायग्राम थी उसकी जगह क्या ड्रॉ कर दिया, C4, क्योंकि C4 वो कैपेसिटेंस है जो कि C1 और C2 को कनेक्ट को हटाने के बाद मेरे पास आई है। ठीक, कि अगर मैं C1 और C2 को हटा दूं और उनकी जगह एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं तो ये उसकी वैल्यू होगी, और डायग्राम में वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं C नाम दे देता हूँ, और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो डायग्राम, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/C इक्वल्स 1/C3 प्लस 1/C4। C3 और C4 की वैल्यू आपको पता है, C4 की तो ये है, C3 की पुरानी स्लाइड में थी, सो आप उनको प्लस कर लें। सो आपके पास डिवाइड करें, मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ गया दोनों को, उसके बाद मैंने दोनों को प्लस कर लिया, क्योंकि ये 1/C की वैल्यू है तो C क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, और ये आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई C। ठीक, ये न्यूमेरिकल आधा मैंने सॉल्व कर दिया है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो मैंने फाइंड कर ली है। अब मुझे इंडिविजुअल चार्जेस की वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज Q1 Q2 एंड Q3। तो अब अगर आप गौर करें तो ये जो कैपेसिटर C है, इसकी कैपेसिटेंस मेरे पास है, इसकी वोल्टेज की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, इस बड़े कैपेसिटर पे, टोटल कैपेसिटर पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे जो भी है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स CV। C की वैल्यू ये आपके पास है, V आपको पुरानी उसमें गिवन था वैल्यू 120 वोल्ट, सो ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई इस कैपेसिटर के लिए। अब आप मेरी पुरानी बात को
विजुअलाइज करें कि ये जो C है ये बेसिकली C3 और C4 की रिप्लेसमेंट है। इन दोनों की जगह मैंने ये बड़ा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है। ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं। C3 एंड C4 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में क्या चीज सेम रहती है? चार्ज या करंट। C3 एंड C4 के लिए क्या चीज सेम रहेगी? चार्ज या करंट। ये दोनों कैपेसिटर्स की रिप्लेसमेंट ये कैपेसिटर है। तो जो चार्ज इस कैपेसिटर C के लिए होगा वही चार्ज C3 और C4 के लिए भी होगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये इस सीरीज कॉम्बिनेशन की रिप्लेसमेंट है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चार्ज ऑन C3 एंड C4 must be equal to C because C3 and C4 are connected in series and this C total capacitor or equivalent capacitor is the replacement of C3 and C4 which are connected in series. So जो चार्ज Q मैंने C के लिए फाइंड किया है वही चार्ज C3 और C4 के लिए भी होगा, मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सो Q इक्वल्स Q3 इक्वल्स Q4 और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दी है। इसको आप रिवाइंड करके पॉज करें और दोबारा इसको रिप्ले करके पुरानी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसको ज़रा गौर से दोबारा सुने तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं वोल्टेज कैलकुलेट करने में अच्छा एक बात ये कि ये C3 और C4 सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनके लिए वोल्टेज तो डिफरेंट होगा ना, वो तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अब मैं वो वोल्टेज कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ C4 के लिए। ठीक, तो C4 कैपेसिटर C4 के लिए जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? V4 मस्ट बी इक्वल टू Q4 अपॉन C4। Q4 की वैल्यू ये रही, C4 की वैल्यू मैंने पीछे कैलकुलेट की भी है विच इज 3 एक्सपोनेंट माइनस 6 ये रही। सो ये मेरे पास V4 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब अगर आप और मेरी पुरानी वाली स्लाइड को जो है रिप्ले करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो C4 है ये बेसिकली C1 और C2 की जगह मैंने कनेक्ट किया था। ये जो C4 है पुरानी डायग्राम में इसकी जगह क्या कनेक्ट थे? C1 और C2। C3 तो ऐसे ही कनेक्ट है, इसको तो कोई मसला ही नहीं है। C4 की जगह क्या कनेक्ट था? C1 एंड C2। C1 एंड C2 कैसे कनेक्टेड थे? पैरेलल। तो अगर C1 और C2 पैरेलल कनेक्टेड हैं तो दोनों के लिए वोल्टेज क्या होगा? सेम। पुरानी वाली डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, इस डायग्राम की बात नहीं कर रहा। इस डायग्राम को जो मैंने ड्रॉ किया है वो पुरानी वाली डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के बाद ड्रॉ किया है ना, बट C4 की जगह वहां पे क्या कनेक्ट है? C1 एंड C2। तो अगर C1 और C2 कनेक्टेड हैं C4 की जगह तो जो वोल्टेज C4 के लिए मैंने कैलकुलेट किया विच इज V4 वही मेरे पास C1 और C2 के लिए भी होगा। तो अगर C1 और C2 के लिए भी वही वोल्टेज है क्योंकि वो पैरेलल कनेक्टेड है, सो V4 मस्ट बी इक्वल टू V1 इक्वल्स V2 बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट एज इट इज आगे लिख दी है। अब मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है C1 के लिए, सो वो किसके इक्वल है? Q1 इक्वल C1 इंटू V1। C1 की वैल्यू तो गिवन थी, V1 मेरे पास ये रहा। सिमिलरली C2 के लिए चार्ज क्या हो जाएगा? Q2, ये किसके इक्वल है? C2 इंटू V2। V2 आपके पास ये रहा, C2 की वैल्यू तो गिवन है, सो ये मेरे पास चार्ज आ गया Q2 के लिए भी। आप इसको बार बार रिवाइंड करें और फिर रिप्ले करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से डायग्राम्स सिंप्लीफाई हो रही हैं और किस तरीके से पुराने डायग्राम को हम सिंप्लीफाई करके सिंपल डायग्राम पे आए, बट अगेन हम बैकवर्ड गए और हमने पुराने डायग्राम को फिर दोबारा सिंप्लीफाई किया है या उसको दोबारा पैरामीटर्स उसके लिए फाइंड किए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स कंडीशन वाइज न्यूमेरिकल्स कहलाते हैं और ये इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ये मुश्किल न्यूमेरिकल्स हैं और ये पेपर में आते भी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। A capacitor of 100 picofarad is charged to a potential difference of 50 volt. एक कैपेसिटर है 100 पिकोफैरेड का, मैंने C1 नाम दे दिया है, 50 वोल्ट की बैटरी के साथ समझ लें मैंने उसे चार्ज किया है। ठीक, इट्स प्लेट्स आर देन डिसकनेक्टेड, इट्स प्लेट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर C1 को मैंने एक और कैपेसिटर C2 के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एंड इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स फॉल टू 35 वोल्ट। मैंने C1 को 50 वोल्ट के साथ पहले चार्ज किया, उसके बाद मैंने C2 के साथ इसे कनेक्ट कर दिया, 50 वोल्ट के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया और C2 एक और कैपेसिटर है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। जब मैंने C1 को C2 के साथ कनेक्ट कर दिया तो मुझे पता चला कि अब वोल्टेज कितना हो गया है? 35 वोल्ट। पहले कितना था? 50 वोल्ट। अब कितना हो गया है? 35 वोल्ट। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर? मुझे सेकंड कैपेसिटर C2 के लिए C2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि C2 की वैल्यू क्या है। C1 को पहले चार्ज किया 50 वोल्ट के साथ, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद इस C1 को मैंने C2 के साथ कनेक्ट कर दिया। जब मैंने C1 को C2 के साथ कनेक्ट कर दिया तो
पोटेंशियल कितना हो गया, कम हो गया 35 वोल्ट, बिकॉज C2 शायद इनिशियली चार्ज ना हो, बट अब मुझे C2 यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं पहले वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ। C1 मुझे पता है, V1 मुझे पता है, तो मैं चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूँ विच इज Q1।